नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने साइंस के सारे चैप्टर को पूरा कर लिया था, सिर्फ एक चैप्टर हमारा बाकी है जिसका नाम क्या है? आनुवांशिकता। क्या नाम है जिसका? आनुवांशिकता। और ये आपका अध्याय नंबर है 8। अब आनुवांशिकता को पढ़ने से पहले आप आनुवांशिकी के बारे में जानो। क्या नाम है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक गुणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? आनुवांशिक गुण। जैसे कि कुछ गुण है जो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी में आ गए, पिताजी से मेरे अंदर आ गए। तो ये क्या है? आनुवांशिक गुण, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक गुण। तो इन आनुवांशिक गुणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान की आनुवांशिकी शाखा में। तो आनुवांशिकी क्या है कि लक्षणों के वंशागित, मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है आनुवांशिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों के वंशागित होने और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, आनुवांशिकता है क्या? आनुवांशिकता है क्या? तो आनुवांशिकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होना या वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। तो आनुवांशिकी क्या है कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। प्रश्न पूछे 1 नंबर के अंदर कि आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। अब है विभिन्नताएं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एक स्पीसीज, जैसे कि मानव जाति है, मानव जाति के अंदर क्या होता है कि मानव के बच्चे क्या होंगे? मानव ही होंगे। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। लेकिन आप देखोगे कि सभी क्या है? एक जैसे नहीं है, उनकी शक्ल सूरत अलग है। किसी के कान है वो चिपके हुए, किसी के कान के लोब्स लटक रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी विभिन्नता किसके कारण आती है? कि हमने पढ़ा था कि जब क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। क्या होते हैं? डीएनए। और डीएनए क्या होती है? आनुवांशिकी की इकाई। हम सबको पता है डीएनए क्या है? आनुवांशिक की इकाई। अब जब कोशिका विभाजन होती है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तब क्या होता है कि उसके अंदर गुणसूत्रों का भी विभाजन होता है। और जिस गुणसूत्रों के विभाजन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनती है। क्या बनती है? डीएनए की फोटोकॉपी बनती है। और ये जब फोटोकॉपी बनती है तब उसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। क्या रह जाती है? त्रुटि रह जाती है, जिसके कारण ही क्या आती है? विभिन्नता आती है। अब हमने जनन पढ़े थे 2 प्रकार के, एक पढ़ा था लैंगिक जनन, एक पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में तो केवल एक जीव भाग लेता था, तो अब उसके अंदर तो स्वयं के डीएनए होंगे, एक उसकी खुद की कोशिका होगी। ठीक है, अब जब वो विभाजित होती है, जब वो विभाजित हो जाती है, तब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या थोड़ी सी त्रुटि रहती है, माइनर। तो जिसके कारण आप देखोगे कि मैक्सिमम अलैंगिक जनन से जो जीव पैदा होते हैं उनकी शक्ल सूरत हूबहू मिलती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत ही त्रुटियां रहती है। तो जो अलैंगिक जनन होती है उसमें विभिन्नताएं कम आती है। क्यों? क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति बनते समय बहुत ही कम त्रुटियां रह जाती है। और उसी प्रकार जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें क्या होता है? 2 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव लेते हैं भाग? 2 जीव भाग लेते हैं। अब जो दोनों जीव है उनके युग्मक आपस में मिलेंगे। अब 2 जीवों के युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसमें विभिन्नता क्या हो जाती है? ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। अब उनमें भी क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति बनती है। एक तो उसके खुद के अंदर डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि आ गई, और आपस में 2 डीएनए आपस में जब दोनों के युग्मक आपस में मिलेंगे तो विभिन्नता बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होती है। इसी के कारण क्या होती है? सबकी शक्ल सूरत एक जैसी नहीं मिलती। आप इसी उदाहरण को ले लो कि देखना, ये जो कान है, ये मैक्सिमम आप अपने सबके चेक करना कि किसी के क्या होते हैं? ऐसे जुड़े हुए चिपके हुए रहते हैं, और किसी के ये अलग रहते हैं। तो ये क्या है? ये है विभिन्नताएं। तो आनुवांशिकता लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो गए, लेकिन उनके साथ क्या आ गई? कुछ विभिन्नता आ गई। और इन दोनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवांशिकी में किया जाता है। तो विभिन्नता क्या है कि एक स्पीसीज जैसे कि मानव के विभिन्न जीवों के शारीरिक विकल्प, मतलब शारीरिक बनावट और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। और ये अंतर कैसे पैदा होता है कि जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है उसमें विकृति आ जाती है। हमने पढ़ा कि कितने, तो आनुवांशिकी में इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नता आती है और एक जनन कोशिकाओं में विभिन्नता आती है।
सारी कोशिकाओं में विभिन्नता यह सारी कोशिकाओं में आती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। सारी कोशिकाओं में जैसे कोई भी विभिन्नता आ गई, मान लो मेरे यहाँ पर चोट लग गई और मेरे यहाँ पर निशान पड़ गया, तो ये जो चोट का निशान है ये मेरे पुत्र में नहीं दिखेगा, ये मेरे पुत्र में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे सिर्फ शारीरिक कोशिकाओं में परिवर्तन आए, किसके शरीर की जो कोशिका है उसमें परिवर्तन आए, तो ये जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते और इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण कहा जाता है। जैसे कि कानों में छेद करना, अब मेरे कान में छेद कर लिए तो मेरे बेटे के कान में छेद नहीं होंगे, ठीक है। कुत्तों में पूंछ काटना, अगर क्या कर दे, आपने पावलोव का नियम पढ़ा, पावलोव के अंदर नियम पढ़ा होगा, तो उसने क्या किया, कुत्ते को खाना खिलाया, उसके बाद में कुत्ते में स्वाभाविक गुण आ गया कि जैसे ही वो घंटी बजेगी तब वो क्या करेगा, वो उसके मुंह में लार आने लगी, तो वो उसके बेटे में जो कुत्ते का बच्चा होगा उसमें ये गुण पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गुण है वो उपार्जित है, क्या है, अर्जित किए हुए है, ठीक है। तो सारी कोशिकाओं में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। अब है जनन कोशिका, जनन कोशिकाओं में अगर परिवर्तन आता है तो जनन कोशिका में परिवर्तन आता है तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कहां पर होते हैं? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और ये क्या है? जैव विकास में सहायक है। जैव विकास क्या होता है कि जैसे देखो एक पीढ़ी है, उसके अंदर जनन कोशिकाओं में अंतर आ गया कि वह उष्णता को सहन करना सीख जाएगा, तो धीरे धीरे उष्णता को सहन करना सीख जाएगा। अगर फ्यूचर में गर्मी बढ़ती भी है तो उस जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, क्या होगा, जीव आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैव विकास में सहायक है। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। मानव के बालों का रंग, आप देखना पिता के बालों का रंग है तो बेटे के भी भूरा हो जाता है। मानव के शरीर की लंबाई, तो ये सारे किसमें होती है? जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होता है। तो आनुवंशिक लक्षण किन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होते हैं? तो आपका आंसर होगा जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण। प्रश्न कितने बन गए? प्रश्न बन गए अपने यहां से आनुवंशिक की परिभाषा, आनुवंशिकता, विभिन्नता किसे कहते हैं और आनुवंशिक लक्षण किसकी जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होता है। ये वाला पेज हमने पढ़ लिया कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें भी विभिन्नता होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। और कैसे होती है? डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है उस समय बहुत ही कम त्रुटियां उत्पन्न होती है उसके कारण। और लैंगिक जनन में क्या होती है? विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। अब ये जो विभिन्नता आई, आप ये देखोगे ये सारी विभिन्नता आ गई, तो इन विभिन्नताओं का महत्व क्या है? तो इन विभिन्नताओं का ये महत्व है कि ये वातावरण जीव होता है उसको वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, अब उस बैक्टीरिया को क्या करना है कि उस बैक्टीरिया के जनन कोशिकाओं में अंतर है जिसके कारण आनुवंशिक लक्षण उसमें ट्रांसफर हो गए और वो धीरे धीरे गर्मी को सहन करना सीख गया। विभिन्नता पहले क्या थी कि एक पीढ़ी थी वो गर्मी सहन नहीं कर सकती, उसमें विभिन्नता आ गई दूसरी पीढ़ी में कि वो थोड़ी गर्मी सहन कर सकता है, उसकी अगली वाली पीढ़ी में और विभिन्नता है कि वो थोड़ी ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। तो ये विभिन्नता आ गई। अब इस विभिन्नता से बेनिफिट क्या है कि अगर फ्यूचर में वातावरण कभी उस बैक्टीरिया को किसी बहुत ज्यादा गर्म स्थान पर रखा जाएगा तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो विभिन्नता का फायदा क्या है कि यह जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। यह जीव को वातावरण के अनुसार ढलने में सहायता प्रदान करता है। आप देखना कि आज की जो जनरेशन होती है, जो आज के छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही कम उम्र में मोबाइल फोन वगैरह चलाना सीख जाते हैं। तो ये किस कारण सीखते हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं कि विभिन्नता, आनुवंशिक लक्षण तो आए, उसके साथ साथ विभिन्नता भी आती गई कि पिताजी थे वो फोन अच्छे से नहीं चला सकते थे, उनके बच्चे अच्छे से चलाने लगे, उन कम उम्र में भी चलाने लगे, तो ये क्या होते हैं वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो किसी स्पीशीज को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढलने में मदद करती है। कौन? विभिन्नताएं। पर्यावरण में हुए विपरीत बदलाव या परिस्थिति से जूझने में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जीवाणु की कुछ स्पीशीज में उष्णता को सहने की क्षमता है, तो किसी कारण उसके पर्यावरण में अचानक से अगर उष्णता बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वह स्पीशीज अपने अस्तित्व को अधिक गर्मी में भी बचा लेगा, ठीक है। अगर ये विभिन्नता नहीं आती तो क्या हो जाते? जीव नष्ट हो जाते। आपने देखा होगा कि डायनासोर लुप्त हो गए, बहुत सारी जीवों की प्रजातियां वो लुप्त हो गई। किस कारण से लुप्त हुई? क्योंकि उनके अंदर जो आनुवंशिक गुण थे वो तो परिवर्तित हुए, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन जो विभिन्नता थी वो उत्पन्न नहीं हुई, जिसके कारण वो वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाए। बदलते वातावरण के अनुसार वो क्या करे? उससे समायोजित नहीं कर पाए, और जिसके कारण क्या हो गया? उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। बहुत सारे जीव आप देखोगे कि जिनका रेड डाटा बुक में नाम है, किस कारण से है कि वो बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढाल नहीं सके, ठीक है। तो ये है विभिन्नताओं का महत्व। अब ये जो आनुवांशिकी है, इस आनुवांशिकी के अंदर एक
वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मेंडल। क्या नाम था? मेंडल। इन मेंडल ने आनुवांशिकी के अंदर बहुत ही ज्यादा अध्ययन किया और आनुवांशिकी के संबंधित कुछ नियम दिए, जिसको क्या बोलते हैं? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया, जिसको क्या बोलते हैं? वंशागत नियम। अब मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए। अब इनसे मेंडल से पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी आनुवांशिकी पर अध्ययन की, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। लेकिन मेंडल थे वो गणित और विज्ञान के वैज्ञानिक थे। किसके? गणित और विज्ञान के। अब इन्होंने जो आनुवांशिक प्रयोग किए उनको किससे जोड़ दिया? गणित और विज्ञान से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? गणित और विज्ञान से, और उसका रिकॉर्ड भी रखा। इसीलिए मेंडल को क्या कहते हैं? मेंडल को आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब मेंडल ने आनुवांशिक जो गुण है उनका अध्ययन करने के लिए उनको प्रयोग करना था, तो वो उसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। किनको पौधे को चुना? मटर के पौधों को चुना। अब मटर के पौधों को ही क्यों चुना उन्होंने? आनुवांशिक गुण तो जीवों में भी होते हैं, कुत्ते में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, उन पर अध्ययन कर लेते। तो उन पर अध्ययन नहीं करने का कारण ये था, प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे को चुना? मटर के पौधों को। क्यों चुना मटर के पौधों को? तो उसका कारण है, जो मटर का पौधा होता है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि उसके आप देखोगे कि किसी मटर के अंदर गोल बीज होते हैं, किसी के अंदर झुर्रीदार बीज होते हैं, कोई मटर पीले रंग का होता है, कोई मटर हरे रंग का होता है। उसकी फलियों का रंग भी बहुत सारे मटरों का अलग अलग होता है। उनके जो उसके ऊपर पुष्प लगते हैं उनके भी कलर अलग अलग होते हैं। उनके फूलों के फली के भी रंग अलग अलग होते हैं। उनकी लंबाई और बौनेपन का भी गुण अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के जो मटर के पौधे हैं उनमें बहुत सारे विकल्पी गुण होते हैं। और मेंडल ने टोटल मिला के कितने? 7 गुणों पर अध्ययन किया। कितने? 7 गुणों पर अध्ययन किया। कौन कौन से गुणों पर वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस कारण से पहला तो क्या कि मटर के पौधा है उसके अंदर बहुत सारे विकल्पी गुण पाए जाते हैं। दूसरा कारण कि अगर वो मनुष्य पे करता, अब मान लो एक मनुष्य पर उसने क्या किया? प्रयोग किया, और उस मनुष्य के पूरे जीवन काल को वो देखेगा, उसके बेटों को देखेगा, तो इतने साल तो मेंडल भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो दूसरा उन्होंने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि इसका जीवन काल बहुत ही क्या होता है? कम। मटर के पौधों का जीवन काल कम होता है, तो कम ही समय में क्या होती है? 2-3 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे मेंडल, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। तीसरा कि जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है? वार्षिक होता है, उसका जीवन काल कम होता है। ये अब तो कारण कि यह मटर का एक क्या है? वार्षिक पौधा है, बहुत ही कम समय में है इसकी जीवन काल होता है, और इस पर क्या? फल और फूल दोनों लगते हैं। ये क्या? फल और फूल दोनों देता है। मटर की विभिन्न प्रजातियां होती है। मटर की बहुत सारी प्रजातियां होती है जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। जैसे गोल है, झुर्रीदार है, बीज है, लंबे है, बोना है, ठीक है, सफेद है, बैंगनी फूल वाला है, पीले हरे। तो ये सारे बहुत सारे गुण थे जिसके कारण क्या होगा कि मेंडल को मटर का पौधा चुनना उपयुक्त लगा। दूसरा है कि जो मटर का पौधा है वो स्वपरागण कर सकता है। हमने पुष्प वाले चैप्टर में पढ़ा, स्वपरागण क्या होता है कि उसी पुष्प के ऊपर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? उसमें उस युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन हम मटर के पौधे में कृत्रिम तरीके से पर परागण भी करा सकते हैं। तो यही क्या है? फायदा है, क्योंकि संकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पर परागण या स्वपरागण भी करना पड़ेगा। आप देखोगे मेंडल ने पहले क्या किया था? स्वपरागण कराया, फिर उन्होंने आगे आप देखोगे कि उसने पर परागण भी कराया। तो ये आगे अपन सब बढ़ने वाले हैं। तो इस स्लाइड से क्या क्या प्रश्न बनता है? आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसके कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मेंडल। मेंडल ने कुल कितने मटर के लक्षणों पर अध्ययन किया? तो 7 गुणों पर। ठीक है, कौन सा पौधा चुना? मटर का पौधा चुना। मटर के पौधे चुनने का कारण क्या था? तो ये सारे कारण। तो कारण क्या है? मटर का पौधा वार्षिक था, कम समय में पैदा हो जाता है, उसको बहुत सारे लक्षण थे, स्वपरागण हो सकता है, पर परागण हो सकता है। तो ठीक है, तो ये सारे है। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में अपन देख लेते हैं। क्या है कि जॉन मेंडल थे, ठीक है, उनका जन्म 1822 से 1884 तक इनका जीवन काल रहा। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई? एक गिरजाघर में हुई, तथा वो विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए कहां पर गए? वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु उन्होंने सर्टिफिकेट की परीक्षा दी, लेकिन क्या हो गए? असफल हो गए। क्या हो गए? असफल। लेकिन व्यक्ति असफल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जुनून होता है वो भी कभी असफल नहीं होता है। तो वो जो ये असफलता उनकी जो खोज की प्रवृत्ति है उनको दबा नहीं सकी। फिर वो वापस अपने मॉन्स्ट्री में आ जाते हैं तथा उन्होंने मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर पर प्रयोग किए थे, लेकिन मैंने बताया था कि क्या नहीं किया उन्होंने? विज्ञान और गणित के साथ उनको नहीं जोड़ा।
उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर पर अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया, किंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्र किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का क्या रखा, रिकॉर्ड रखा, और ये रिकॉर्ड है वो मेंडल की मृत्यु के बाद क्या आगे सामने है, ठीक है, तथा इनकी गणना की, इससे उन्हें वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया। तो कोई पूछे कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये है टोटल 7 लक्षण जिनके बारे में मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे के 7 लक्षण जिनके बारे में क्या किया, मेंडल ने प्रयोग किया। पहले है बीज का आकार। बहुत से आप देखोगे एकदम राउंड बीज आता है, और किसी में आप देखोगे कि झुर्रीदार आता है। बीज का रंग पीले मटर भी होते हैं और हरे मटर भी होते हैं। उसके ऊपर फूल बैंगनी कलर का किसी पर फूल आता है, किसी पर सफेद, किसी की फली फूली हुई होती है, किसी की सुकड़ी हुई होती है। अब किसी का रंग हरा होता है फली का, किसी का पीला होता है। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्यन। अक्षीय क्या होता है कि आप देखोगे किसी पेड़ के जो तना होता है, तने के ऊपर सेंटर में क्या लगता है, एक पुष्प लगता है, लेकिन किसी के क्या होते हैं साइड में 2-3 ही ऐसे पुष्प निकल आ जाते हैं। फिर ये पुष्प की स्थिति, कोई क्या होता है, पौधे की स्थिति कोई लंबा होता है और कोई बोना होता है। तो इन 7 लक्षणों पर क्या किया, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो ये है टोटल ये 7 लक्षण। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले मटर के 2 पौधे लिए। एक थे जो क्या थे, सारे कुछ मटर के पौधे लिए जिसमें सारे लंबे पौधे थे, और कुछ में क्या थे, सारे बौने पौधे थे। तो उन्होंने लिया सबसे पहले लंबे पौधे लिए और लिए क्या, बौने पौधे। अब जो लंबे पौधे थे उनको उन्होंने टी लिखा, और स्मॉल पौधे थे जो बौने पौधे थे उनको लिखा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो स्मॉल टी 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये जो थे, जो एक जो संतान होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दो माता पिता से 2 जीन आते हैं। ये क्या है, ये एक जीन को प्रदर्शित करता है, ये एक जीन को प्रदर्शित करता है, ये एक जीन को एक ही, तो 2 युग्म का आपस में मिलते थे। ये कैपिटल टी एक माता का एक पिता का, एक माता का एक पिता का। मान लो कि कोई पिताजी है, उसके अंदर ये माता भी क्या है, उनके इसकी माता भी क्या है, लंबी, और पिता भी क्या है, लंबी। तो इनका ये जो बेटा होगा वो क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा। लेकिन अगर इसके माता है और पिता है, एक क्या है, एक है बोना और एक है लंबा, तो इनका जो बेटा होगा वो क्या कैसा होगा, वो उसमें ये जीन पाएगी, एक लंबा तथा एक छोटा वाला, ठीक है। और लेकिन ये दिखेगा क्या, दिखेगा सिर्फ लंबे ही, लेकिन जीन इसके दोनों होंगे। तो यहाँ पर अपन समझते हैं कि इन्होंने क्या लिया कि लंबे पौधे को लिया और बौने पौधों के लिया। तो मेंडल का प्रयोग किया, सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे लंबे पौधे लिए और उसी अनुपात में क्या लिए, बौने पौधे लिए। फिर उन्होंने आपस में उनका क्या कराया, संकरण कराया। क्या करवाया, संकरण। अब संकरण करवाया तो पहले लिया उन्होंने ये जैसे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहां पर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। वापिस इस कैपिटल टी का इसके साथ करवाया, क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसने इसको लिया और इस टी के साथ करवाया, क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पर करवाया इसने कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो पहले तो इसने ये क्या किया, संकरण किया। क्या कराया, ये संकरण किया, और संकरण करने के बाद इसने देखा, क्या देखा कि जो यहां से जो संकरण करवाया इन दोनों लंबे पौधे और बौने पौधों का, तब इसको जो पौधे मिले उसको उसने नाम दिया F1 पीढ़ी। क्या नाम दिया इसने, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में इसने देखा कि जो सारे पौधे उसको जो प्राप्त हुए वो सारे लंबे पौधे थे। क्या थे, सारे लंबे पौधे थे, उसमें भी कोई भी बौना पौधा नहीं था। क्या नहीं था, उसमें कोई भी बौना पौधा नहीं था। अब बौना पौधा नहीं था तो सारे यहां पर जो गुण प्रदर्शित हुआ वो क्या थे, सारे लंबे पौधे। क्या थे, सारे लंबे पौधे, सारे लंबे पौधे। अब यहां पर देखो कि यहां पर देखो जीन तो एक कैपिटल का भी है
लंबेपन का भी है, एक बोनेपन का भी है। यहाँ पर भी लंबेपन का भी है, बोनेपन का भी है, लंबेपन का भी है, बोनेपन का भी है, लंबेपन का भी है, बोनेपन का भी। लेकिन सारे पौधे कैसे ही प्राप्त हो गए, लंबेपन का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर किसी पौधे में क्या होते हैं, दोनों कैपिटल टी है। यहाँ पर देखो दोनों जीन क्या से लंबे लंबे के हैं, तो क्या होगा, लंबा अवश्य होगा। ठीक है, अगर दोनों क्या है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी, तो यहां पर पौधा कैसा होगा, बोना, शुद्ध बोना होगा। लेकिन जहां पर क्या होते हैं, दो जीन आपस में मिल गए, एक जीन और दो जीनों का जोड़ा हो गया, एक जीन दूसरा और एक जीन दूसरा, दो जीनों के जोड़े हो गए, तो यहां पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो यहां पर पौधा कैसा प्राप्त हुआ, लंबा। अब लंबा क्यों हुआ, क्यों यहां पर दो जीनों के जोड़ा था, इसमें से एक गुण, ये जो बड़ा कैपिटल टी है, जो जीन कैपिटल टी का जीन है, वो लंबेपन को गुण को प्रदर्शित करता है, और स्मॉल टी है वो बोनेपन का। लेकिन ये जो कैपिटल वाला है वो इसके ऊपर प्रभावी हो जाता है और सिर्फ लंबेपन का ही गुण प्रदर्शित करने देता है। अब ये वाली जो पीढ़ी है F1 पीढ़ी में, इसमें बोनेपन का भी गुण है, लेकिन प्रदर्शित सिर्फ क्या हो रहा है, प्रदर्शित सिर्फ हो रहा है लंबेपन का गुण। क्या हो रहा है, सिर्फ प्रदर्शित लंबेपन का गुण हो रहा है। तो यहां पर ये एक दो परिभाषा निकाली उसने, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जो वे गुण जो जिसमें क्या होता है कि अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, वो प्रदर्शित होते हैं, तो वो तो है प्रभावी लक्षण। और वे गुण जो अगली पीढ़ी में प्रभावी नहीं होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, होते तो है उसके अंदर गुण लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। अब जैसे लंबे और बौने पौधे के मटर के पौधों को आपस में संकरण करवाया, तब सारे पौधे लंबे पैदा हो गए। लेकिन ये वाला जो पौधा है, F1 पीढ़ी का जो पौधा है, उसमें गुण दोनों के, उसके जो जीन हुए, उसके अंदर जेनेटिक जो गुण है, वो लंबेपन का और बोनेपन का दोनों का है, लेकिन सिर्फ दिखाई का देता है, सिर्फ दिखाई का देता है, लंबेपन का गुण दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या होगा, लंबेपन का होना प्रभावी लक्षण होगा। इसी प्रकार से ये जो आपने सारणी देखी, यहाँ पर भी इसमें क्या हो जाते हैं, इसने प्रयोग किया और उसने देखा, पहला प्रयोग किया कि गोल पौधे और झुर्रीदार को आपस में संकरण कराए तो गोल लक्षण उस पर प्रभावी हो गया, हरे और पीले को आपस में कराया तो पीला लक्षण उसका प्रभावी हो गया, लंबे पौधे और बोने पौधे को संकरण करवाया तो इसमें क्या हो गया, ये लंबा पौधा है वो प्रभावी लक्षण हो गया। तो यहाँ पर दो परिभाषा निकलती है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण माता पिता के वे वंशागुणित लक्षण जो संतान में क्या दिखाई देते हैं, संतान में दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। जैसे कि माता और पिता दोनों मटर के पौधे थे, एक क्या था, बोना और एक था लंबा, लेकिन दिखाई सिर्फ क्या दिए, लंबेपन का गुण दिखाई दिया, तो वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण। उदाहरण मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधे का कैपिटल टी लक्षण प्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी F1 में भी दिखाई देता है। और अप्रभावी लक्षण क्या है कि माता पिता से आए हुए वंशागुणित लक्षण जो संतान में छिपे रहते हैं, संतान में छिपे रहते हैं। यहां पर देखो, ये जो कैपिटल टी वाला लक्षण है, बोनेपन का लक्षण है, वो इसमें है तो है, लेकिन छुपा हुआ है। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधे का कैपिटल टी का लक्षण अब स्मॉल टी का लक्षण अप्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी F1 में दिखाई नहीं देता है। यहां पर आएगा बोने पौधे का स्मॉल टी का लक्षण अप्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी F1 में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये आ गई इसकी पहली पीढ़ी। तो यहाँ पर यहाँ तक आपने क्या समझा कि मेंडल ने सबसे पहले दो पौधे लिए, लंबे लिए और बोने लिए, आपस में संकरण क्या करवाया, तो सारे पौधे क्या हो गए, लंबे प्राप्त हो गए। ठीक है, अब फिर वापस मेंडल ने क्या किया कि ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, पहली जो पीढ़ी F1 प्राप्त हुई, इसी में से दो पौधों को उठाया, इसी में से दो पौधों को लिया समान मात्रा, और फिर इनका संकरण करा। तो इसने क्या किया, F1 पीढ़ी के ये जो पौधे, तो F1 क्रॉस इनका संकरण करवाया F1 पीढ़ी से, मतलब दो पौधे लिए, कौन कौन से, एक तो लिया इसी पीढ़ी में से ये टी और ये टी, फिर वापस इसी में से कोई भी एक पौधा लिया, ये टी और ये टी, फिर इनका आपस में संकरण करवाया। फिर आप चलो करवाते हैं इनका संकरण, फिर इनने संकरण करवाया, तो ये कैपिटल टी और ये टी ले लिया, इसी कैपिटल टी को इसके साथ करवाया, तो क्या आ जाएगा, टी और टी। देखो टी और टी, इसका टी से इस टी के साथ, तो टी और स्मॉल टी, वापिस इसी के साथ करवाया, तो क्या आएगा, वापिस कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इस टी का इसके साथ करवाया, तो क्या आएगा, टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो मैंने बताया था कि जहां पर दोनों टी होंगे वो तो पौधा कैसा होगा,
लंबा। जहां पर दोनों स्मॉल टी होगी वो कैसा होगा, बोना। लेकिन अगर दोनों, यहां पर स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है और कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। अगर दोनों में से भी एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहां पर इसने प्रयोग किया और देखा कि ये वाला जो पौधा प्राप्त हुआ ये कैसा था, लंबा। ये वाले ये पौधा कैसा होगा, देखो एक कैपिटल टी एक छोटा टी है तो कैसा होगा, ये होगा लंबा। एक कैपिटल टी और एक छोटा टी कैसा होगा, लंबा। दोनों स्मॉल टी है तो कैसा होगा, बोनोहा। तो उसने देखा कि कुछ पौधे क्या हो रहे हैं, बोने। तो मेंडल के इस प्रयोग में इसने देखा कि 4 पौधे, 4 में से 3 पौधे, 3/4 तो क्या हो गए, लंबे पौधे। 3/4 तो क्या है, लंबे पौधे। और उसने देखा कि सिर्फ एक पौधा, 4 में से एक पौधा 1/4 क्या है, बोने पौधे। 1/4 क्या है, बोने पौधे प्राप्त हुए। तो इसने यहां पर ये इस प्रयोग में ये प्राप्त किया कि कितने, कि टोटल मिला के 3 पौधे थे वो तो क्या हो गए, लंबे प्राप्त हुए। और एक अनुपात में क्या हुआ, 3:1 में पौधे प्राप्त हुए। 3 अनुपात के तो लंबे और 1 अनुपात का बोना पौधा प्राप्त हुआ। अब यहां पर पूछा जाता है अनुपात, जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। अब जीनोटाइप क्या होता है कि देखो ये 2 लक्षण है, ये 2 जीनों का आपस में जोड़ा है। ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये जीनोटाइप किसको बता रहा है, लंबेपन को। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये जीनोटाइप किसको बता रहा है, बोनेपन को। ये स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी ये किसको बता रहा है, लंबेपन को। लेकिन देखो जीनों का जोड़ा अलग अलग है, तो 2 जीनों का जोड़ा क्या कहलाता है, एक जीनोटाइप कहलाता है। तो यहाँ पर जीनोटाइप कितना है, देखो एक जीनोटाइप कैपिटल टी का ये, तो टी और टी इसका अनुपात। एक देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक जीनोटाइप हो गया ये। आगे परिभाषा भी अपन जीनोटाइप की पढ़ लेंगे। स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो एक जीनोटाइप ये हो गया। तो ये देखो 3 प्रकार के जीनोटाइप है और इनका अनुपात कितना है, F1 पीडी में तो देखो सभी एक जैसे ही है, सभी का जीनोटाइप टी और टी है, सभी लंबे पौधे। और यहाँ पर अनुपात पूछा जाता है तो यहाँ पर अनुपात कितना है, यहाँ पर लंबे सारे शुद्ध लंबे का जीनो अनुपात कितना है, 1। टी और टी कितने, 2 पौधे, 2। स्मॉल टी और स्मॉल टी कितना है, 1। तो ये क्या है, इनका जीनोटाइप का अनुपात, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। जीनोटाइप का अनुपात कितना है, 1:2:1। तो यहां पर अपन पढ़ लेते हैं जीनोटाइप को। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है कि जीनोटाइप एक जीनों का समूह है जिसमें जैसे 2 जीन है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, जो किसी विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सूचनाएं वंशागत लक्षण होती है जो माता पिता से अगली पीढ़ी में आती है। जीनोटाइप का उदाहरण है जैसे कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये एक जीनोटाइप है। यह जीनों का समूह है जो लंबे पौधों में पाया जाता है। ये एक अलग एक दूसरा जीनोटाइप है, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह जीनों का समूह है जिसमें टी प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। इस जीनोटाइप में सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे, क्योंकि एक क्या आ गया, कैपिटल टी। स्मॉल टी और स्मॉल टी यह जीनोटाइप का एक समूह जिसमें दोनों जीन क्या है, अप्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं। और इस जीनोटाइप में पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे। तो ये 3 प्रकार के जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनों का जोड़ा होता है। ये जो आप देखोगे तो ये क्या है, एक जीनोटाइप है। ये क्या है, एक जीनोटाइप है। ये भी क्या है, एक जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप का अनुपात पूछे तो 1:2:1 है। इस ये जो मेंडल की F2 पीढ़ी यहां से जो प्राप्त हुई है F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप कितना है, 1:2:1। अब है एक फिनोटाइप अनुपात पूछा जाता है। क्या है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है कि आप ये देखोगे कि ये वाली जो सेकंड पीढ़ी है इसमें जीन तो देखो जीनोटाइप तो सबका अलग अलग है, 1:2:1 का है। लेकिन सारे पौधे, कितने पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, कितने पौधे बोने, तो आप देखोगे कि ये 1, 2 और 3 पौधे क्या है, लंबे। 3 पौधे क्या है, लंबे, और एक पौधा क्या है, बोना। तो ये देखो ये इस कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला भी क्या है, एक लंबा पौधा है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा पौधा, जिसमें दोनों टी है वही क्या है, बोना पौधा है। तो जो गुण सीधे अपन को आंखों से देखने पर दिखाई दे रहे वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पर फिनोटाइप का अनुपात क्या है कि 3:1। 3 पौधे हैं वो तो क्या है, लंबे, और एक पौधा क्या है, बोना। अगर आपको पूछे कि लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात कितना है, तो 3:1। अगर आपको प्रश्न पूछे कि मेंडल के पहले प्रयोग में F2 पीढ़ी में टोटल कितने
लंबे पौधे थे तो 3:4 में, कितने बौने पौधे थे 1:4 में, लंबे और बौधे पौधे का अनुपात 3:1 में, जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। तो ये क्या है, फिनोटाइप का अनुपात है कितना 3:1। फिनोटाइप क्या है कि दृश्य व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देते हैं जीनोटाइप पर निर्भर करता है। फिनोटाइप अलग लक्षण होता है जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, आयाम, कुछ बीमारियां आदि। अब देखो इस प्रयोग में जो पहला प्रयोग है ये अपना, इसमें सिर्फ मेंडल ने एक गुणों पर अध्ययन किया, किसने, लंबे पौधे पर और बौने पौधे का, सिर्फ एक मटर के पौधे के एक गुण पर अध्ययन किया है। जब एक गुण का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकल संकरण। क्या बोलते हैं इसको, एकल संकरण। क्या बोलते हैं, एकल संकरण या मोनोहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, मेंडल का एकल संकरण का प्रयोग, और इसमें ये अनुपात आपको याद रखना है। किस प्रकार से होता है ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो अब आते हैं अपन पीपीटी पर। एकल संकरण मोनोहाइब्रिड, मटर के दो पौधों की एक जोड़ी विकल्पी लक्षण, सिर्फ क्या, लंबेपन या बोनेपन के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहते हैं। उदाहरण, लंबे पौधे तथा बोने पौधे के मध्य संकरण। सबसे पहले इन्होंने लंबा पौधा लिया, बोना पौधा लिया, ठीक है, डबल कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी। इससे सारे जो पौधे प्राप्त हुए वो F1 पीढ़ी हुई, और ये सारे कैसे थे, लंबे पौधे थे, और इसमें जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी सब में। फिर ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई F1, इसका आपस में क्रॉस करवाया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, और इसमें सारे पौधे क्या थे, कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बोने थे। लंबे पौधे का अनुपात कितना था, 3, और बोने पौधे का अनुपात 1, 3:1 में पौधे प्राप्त हुए। जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। कैसे निकालते हैं, चित्र कैसे बनाते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब इस प्रयोग का उसने क्या अवलोकन किया, उसने देखा कि प्रथम संतति F1 में सभी पौधे लंबे थे। तो पहली जो पीढ़ी थी वहां पर सभी पौधे क्या थे, पहली पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे, सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे तथा 1/4 बोने पौधे थे। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में क्या थे, 3/4 लंबे और 1/4 बोने पौधे थे। फिनोटाइप 3:1 लंबे तथा बोने पौधे का अनुपात, जीनोटाइप 1:2:1 में प्राप्त हुए। निष्कर्ष क्या निकला कि जो कैपिटल टी व कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जो जीनोटाइप है दोनों लंबे पौधे प्राप्त हुए, यद्यपि स्मॉल टी क्या थे, बोने पौधे थे। टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, कैपिटल टी की एक प्रति ही क्या है, पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोनेपन के लिए दोनों टी होना आवश्यक है। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो यही था क्या, मेंडल का पहला प्रयोग। अब इस प्रयोग में तो इसने क्या किया, सिर्फ एकल संकरण करवाया, मतलब एक लक्षण को लिया और उसके बीच में संकरण करवाया। अगला अपन जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में उसमें क्या करे, द्विसंकरण करवाएगा। यह एक से अधिक गुणों का आपस में संकरण करवाएगा और एक साथ एक से अधिक गुणों को क्या करेगा, उसका अवलोकन करेगा। तो वो प्रयोग पढ़ेंगे अपन आगे। और इस वाले प्रयोग से इसने एक जो नियम प्राप्त किया वो क्या था, प्रभाविता का नियम। क्या, प्रभाविता का नियम, एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावित करता है, इसे क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम, और ये आनुवंशिकी का पहला नियम था। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मेंडल के प्रयोग को पढ़ा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।